तो हम लोग इसमें G7 के बारे में देखेंगे, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। तो इसको यदि आप देखोगे तो इसमें जो कौन-कौन से कंट्री इंक्लूडेड है, इसमें आप देखोगे तो यूएसए हो गया फर्स्ट, आप नॉर्थ अमेरिका से ले लो, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा आप यूरोप में यदि आ जाओगे तो यूरोप में आ जाता है ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और जर्मनी हो गया और इटली। तो 4 2 6 हो गया और एक सातवां हो गया। एशिया में आप देख लोगे तो एशिया में हो गया आपका जापान। ठीक। अब हम इसके बारे में देखेंगे डिटेल्स में। ये हम यहाँ पे फैक्ट पे नहीं जाएंगे, बट हम इसके कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करेंगे। ये यदि आप देखो तो ये 70s में स्टार्ट हुआ था, 90 आई थिंक 1973 या 74 ऐसे ही कुछ हुआ था। इस टाइम ये कंट्री बना था। एक चीज़ इसमें देखोगे तो 2014 में ये पहले G8 था। ये रसिया को भी इसमें 90s में जाके रसिया को भी इसमें 97 या 98 में रसिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अभी नहीं करेगा ना, क्योंकि 1991 में क्या हो गया, यूएसएसआर कोलैप्स किया। यूएसएसआर कोलैप्स करने के बाद अब बन गया रसिया 1991 के बाद। तो इसके बाद 97 आई थिंक इसमें रसिया को भी कर लिया शामिल, तो जी ए बन गया था G8। लेकिन 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया तो ये इसको फिर रसिया को हटा दिया गया, उसके बाद से ये G7 बन गया। ठीक। और पिछले आप देखोगे 2000 आई थिंक 2019 के बाद से इंडिया को भी हमेशा इसमें बुलाया जाता है। ठीक। इंडिया को मेंबर बुलाया जाता है। ठीक। और यदि देखोगे तो इस G7 में और भी मेंबर्स हैं। मेंबर इन द सेंस आप मान लोगे तो यूरोपियन ग्रुप जैसे कि EU है, यूरोपियन यूनियन है, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी रहते हैं। यूरोपियन काउंसिल है, पार्लियामेंट काउंसिल है, उसके भी प्रेसिडेंट होते हैं। ये सब इसमें रहते हैं। ठीक। यदि आप इसका यदि इम्पोर्टेंस देखोगे तो ये आई थिंक वर्ल्ड का लगभग ये जीडीपी में देखोगे तो 50-60% जीडीपी इस कंट्रोल करता है। क्योंकि यदि आप जीडीपी देखोगे तो 60% नहीं भी होगा तो आई थिंक 50% से कम नहीं होगा। क्योंकि यदि अमेरिकन जीडीपी देखोगे तो कितना हो जाता है, 25 ट्रिलियन के डॉलर के लगभग हो गया। एक अमेरिकन हो गया, दूसरा जर्मनी का देखोगे तो इसका भी हो जाता है 5 ट्रिलियन के लगभग, तो ये भी है जर्मनी का होगा। ब्रिटेन भी दो दो 2-2.5 ट्रिलियन ये भी हो जाता है, फ्रांस। तो ये वर्ल्ड के लगभग 40-50% जीडीपी को कंट्रोल करता है। पॉपुलेशन इसका बहुत कम है। ठीक। ट्रेड में देखोगे तो ये भी 50% 40% के लगभग अभी है। तो ये जो इसका पोजीशंस है अभी ना, ये अभी का है। जो अभी का जो इसका स्टेटस है वो आज के टाइम का स्टेटस है। यदि इसका जिस टाइम बना था, यदि उस टाइम का यदि आप स्टेटस देखोगे तो G7 यदि 70s के दौर का स्टेटस देखोगे तो उस टाइम ये लगभग वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 70-80% ये कंट्रोल करता था। एक्सपोर्ट में भी ये 80% के लगभग हर एक फील्ड में ना ये 80% का कंट्रोल था। इसका क्या मतलब हुआ कि 70 इसका जो एक इकोनॉमी पे जो एक जाइंटनेस था, जो इकोनॉमिक पर जो इसका कंट्रोल था, जो इसका साइज था, वो धीरे धीरे कम हुआ है। कम हुए कब कैसे हुआ है, जब से ये डेवलपिंग कंट्री, जो न्यू डेवलपिंग कंट्री है, जो इमर्जिंग कंट्री जैसे कि चाइना का इमरजेंस हुआ, इंडिया का जो इमरजेंस हुआ, उसके बाद से इसका शेयर घटा है वर्ल्ड में। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक। पहले ये 80% कंट्रोल करता था, अब 40% के लगभग है। समझ गए। अब यदि आप देखोगे इसका हिस्ट्री देखोगे ये कैसे बना, तो देखो 70s में क्या होता है कि 70s में बहुत कुछ होता है वर्ल्ड में। एक तो पहले क्या हो गया, ईरान के अंदर रेवोल्यूशंस आया, ईरानियन रेवोल्यूशंस हो गया। ठीक। ऑयल क्राइसिस आया, ऑयल क्राइसिस आया। और जो 80s का जो टाइम है ना, वो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पीक पे था। इंडस्ट्रियलाइजेशंस। ठीक। इवन द अमेरिकन जो इकोनॉमी थी, अमेरिकन को भी ऑयल का बहुत ज़रूरत होता था, और अमेरिकन ऑयल के लिए भी ये मिडिल ईस्ट और ये अरेबियन वर्ल्ड ही डिपेंडेंट था। इवन उसके बाद यूरोप का भी ऑयल का सप्लाई होता था। ये जो ऑयल शॉक हुआ था, यूरोप को तो वैसे रशिया से भी मिलता था, लेकिन ऑयल शॉक होने से क्या हुआ कि ये वर्ल्ड की इकोनॉमी इफेक्टेड हुआ इससे, इफेक्टेड हुआ बढ़िया से। ठीक। समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि इवन आप यदि देखोगे तो ब्रिटेन को भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, बीओपी क्राइसिस आया था। ब्रिटेन को भी मार्केट 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 थेचर के टाइम में बैलेंस बीओपी क्राइसिस ब्रिटेन में भी आया था। उसको भी आईएमएफ से लोन लेना पड़ा था अपने बैलेंस ऑफ बीओपी को करने के लिए, आप यदि देखोगे तो। ठीक। इस तरह का था। तो अब ये 1970s में जब देखा कि भाई
एक तो इस ऑयल क्राइसिस की वजह से इसका इकोनॉमी, इसका इंडस्ट्री, इससे इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि यदि ये इंडस्ट्री के वजह से ही तो वर्ल्ड में हर एक जगह यह एक्सपोर्ट करता था, और एक्सपोर्ट की वजह से हर एक वर्ल्ड के हर एक कॉन्टिनेंट में इसका जो फिनिश गुड होता था इस डेवलप कंट्री का, इससे इसकी पहुंच थी, रीच था उस कंट्री में। लेकिन एक ऑयल क्राइसिस से इस पे इफेक्ट पड़ा, ठीक। उसके बाद देखिए 70s 80s का यदि टाइम देखोगे तो इसमें ये कंट्री सब उभरने लगे थे धीरे धीरे। देखोगे तो डेवलपिंग कंट्री में देखोगे तो चाइनीज भी आ गया था धीरे धीरे, लाइट में डेंग का टाइम शुरू हो गया था, डेंग जियोपिंग का टाइम शुरू हो गया था। इधर यदि देखोगे तो आज साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये साउथ कोरिया हो गया, या साउथ कोरिया हो गया, ताइवान वाइवान जितने भी हैं, ये सब कंट्री भी धीरे धीरे लाइट में आने लगे थे, समझ गए। इंडिया का भी देखोगे तो इंडिया भी मतलब धीरे धीरे लाइट में आ रहा था, और इंडिया का ब्लॉक जो था वो उस टाइम यूएसएसआर के नज़दीक थे, ठीक। तो ये सब जब देख रहा था तो इसने सोचा कि ये डेवलप, ये वेस्ट वर्ल्ड, वेस्ट का क्या है माइंडसेट भाई, वेस्ट का तो माइंडसेट है जो भाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल तो अपने पास ही रखना है। तो वेस्ट ने सोचा भाई चलो भाई एक हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें कि इसके थ्रू हम अपना भी एक हम असेसमेंट करेंगे, जो हम कहाँ पे हैं असेसमेंट करेंगे, और थोड़ा विचार करेंगे जो हम इस डेमोक्रेसी का थोड़ा सा हम एक प्रचार करेंगे, दिखाएंगे वर्ल्ड में हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तुम लोग कितना पीछे हो, तुम्हारे अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तुम पीछे रहोगे, मतलब एक तरीके से एक कह सकते हैं ना जो उसको एडवर्टाइज करना, तो उसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। आप यदि देखोगे इसके टेक्निकल टर्म में देखोगे तो ये बात करेंगे जो हम डेमोक्रेसी को एक्सप्रेस करने के लिए, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए, फिर इकोनॉमी के फ्रंट पे देखेंगे, क्योंकि G7 में देखोगे तो एक अलग उसका भी एक सब लेवल मीटिंग होता है, तो उसमें उसके बैंक ऑफ गवर्नर का भी मीटिंग होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का भी मीटिंग होता है, अलग अलग लेवल पे होता है। तो ये कहा इकोनॉमी के लिए, फिर वर्ल्ड में हेल्थ के लिए, हेल्थ का भाई क्या मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, हमें ही केवल चिंता है पूरी दुनिया का, तो पूरे दुनिया का हम ठेका ले रखे हैं, तो जो पूरे दुनिया में जो हो रहा है उस पे हम, ये जो अच्छे कंट्री है, हम लोग डेवलप कंट्री हैं, तो हम लोग बैठ के विचार करेंगे जो भाई हेल्थ में क्या दिक्कत आ रही है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इकोनॉमिक में क्या कि क्या दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, डेमोक्रेसी के किस लेवल पे जा रहा है, डेमोक्रेसी को किस तरह से रिफ्रेश किया जा रहा है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। यदि हेल्थ में जैसे HIV एड्स यदि फैल रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी लेके आना चाहिए, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की एक नया प्रॉब्लम आया है तो उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो इस तरह से हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे और इसको फिर सॉर्ट आउट करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, और फिर हम वर्ल्ड में इनडायरेक्टली उसके अंदर हम घुसेंगे और सबको बोलेंगे तुम्हारे अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तो इस डेमोक्रेसी को लाने के लिए तुम्हें ये काम करना चाहिए। फिर मतलब एक तरीके से ये डोमिनेंस वाला था G7 का बात है, हेजेमनी डोमिनेंस वाला। अब देखेंगे कि जैसे ही इधर डेवलपिंग कंट्री का ग्रोथ हुआ, ये बना, डेवलपिंग कंट्री में देखोगे कि एक अलग ग्रुप बन गया, ये एक ब्रिक्स बना। ब्रिक्स देखोगे तो ब्रिक्स की इकोनॉमी आप देखोगे तो चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रसिया, और ब्रिक्स में और 2-4 कंट्री अब मिल गए हैं, उरुग्वे उरुग्वे को ले लिया है, मिस्र, इजिप्ट को भी ले लिया, ये सब मिला के इसका देखोगे तो इसकी भी जीडीपी अच्छी हो गई है, इसका भी एक्सपोर्ट अच्छा हो गया, तो वर्ल्ड में इसकी भी पोजीशन अच्छी हो गई है, ठीक। तो ब्रिक्स का भी इंपॉर्टेंस बढ़ गया, ठीक। तो ये अपने आप को इस सबसे चैलेंज समझता है। ब्रिक्स ने भी एक डी डॉलराइजेशन की तरफ वर्ल्ड जा रहा है, वर्ल्ड डी डॉलराइजेशन की तरफ, डी डॉलराइजेशन मतलब कि भाई डॉलर में हम ट्रेड नहीं करेंगे, यदि हमारे लोकल करेंसी में होगा तो कर लेंगे। ऐसे मान लो कि अभी रशिया है, रशिया और चाइना के बीच में जो अभी ट्रेड होता है किस तरह से होता है कि रशिया के पास बोल रहा है कि भाई मेरे पास इतने डॉलर है नहीं, हम कहाँ से तुमको डॉलर ला के देंगे, तो रशिया चाइना बोला कोई नहीं, चल तेरे पास जो भी है तुम्हारा लोकल करेंसी है वो तुम मुझे दे दो, मैं इसको एक्सचेंज करवा लूंगा बाद में जाके कहीं पे, ठीक। तो एक डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, एक कंटीजेंसी रिजर्व की तरफ भी है। कंटीजेंसी जैसे कि आप यदि बीओपी क्राइसिस आ जाता है तो आप यदि जाओगे वेस्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा है, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, इसमें जाओगे तो आपको बहुत सारा कंडीशन लगाएगा, यदि आपका बीओपी आ गया तो आपको बहुत कंडीशन लगाएगा, जैसे कि भाई तुम बजट डेफिसिट को कम करो अपने, तुम सब्सिडी बहुत खर्च करते हो वो तुम नहीं करोगे, तुम ये क्या कहते हैं टैक्स बहुत लगा के वो नहीं कर रखोगे, तुम अपने इकोनॉमी को खोलोगे और प्राइवेट सेक्टर को आने दोगे, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये इस तरह का अपना ये कंडीशन लगाएगा जिसमें कि इनडायरेक्टली वेस्ट का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो वेस्ट का जो मतलब लॉबी है उसको इनडायरेक्टली फायदा हो। यदि बीओपी क्राइसिस मान लीजिए आपके कंट्री में हो गया, आप जाएंगे IMF से लोन लेने, तो वो इस तरह का कंडीशन बनाएगा जिसमें कि वहाँ का जो इंडस्ट्री है, वहाँ का जो
इकोनॉमी है उसको फ़ायदा हो, इस तरह से आपके ऊपर कंडीशन लगाएगा, आपको मानना पड़ेगा, यदि आप नहीं मानेंगे तो आपको बेल आउट नहीं करवाएगा, ठीक। तो ब्रिक्स में देखेंगे तो एक कंटीजेंसी ब्रिक्स में बोला जो भाई हम क्यों इस आईएमएफ वाईएमएफ पे क्यों हम डिपेंडेंट रहेंगे, हम अपना एक अपना बनाते हैं। तो एक कंटीजेंसी रिजर्व ये भी बना रहा है जो भाई अपने मित्रों में अपने लोगों में कहीं किसी का आ जाएगा बीओपी क्राइसिस, तो हम अपने फंड से उसको बेल आउट कर लेंगे और उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम इसके पास नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो एक बन रहा है ना, तो उसमें जो वेस्ट का जो डोमिनेंस है वो देख रहे हैं जो भाई हमारा कमज़ोर होता चला जा रहा है, हमारी जो कंट्रोल है वर्ल्ड पे उतना अब नहीं रहा है, धीरे-धीरे कम हो रहा है। ये चीज़ जी7 मानने चला है। कब देखोगे आप, ये स्टार्ट होता है 2010 के बाद से स्टार्ट होता है। 2010 के बाद से इसीलिए देखेंगे कि 2013 में जिनपिंग आता है, 10 के बाद से 2007-8 में क्या होता है, एक सब प्राइम क्राइसिस आया था, वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा। और ये जो डेवलपिंग कंट्री है इसका इमरजेंस उसके बाद एक स्मूथली आगे बढ़ता रहा, इनका जीडीपी ग्रोथ 7-8-9% के स्पीड से जा रहा है, तो इकोनॉमिक ये धीरे धीरे बढ़ते रहे, ठीक। अपने भी देखोगे तो अपना इकोनॉमी कितना था, 2010-11 में कितना था, 1.5 ट्रिलियन या ऐसे ही था, 1.5 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन या 3, ऐसे इसी इतने के ही लगभग में थे, 2-2.5 ट्रिलियन के लगभग में हम लोग थे। अभी देखोगे तो हम लोग 4 ट्रिलियन से उससे आगे बढ़ गए हैं। तो ये है। तो एक तो हम ब्रिक्स का देख रहे थे, ब्रिक्स के बारे में। दूसरा चीज़ देखोगे तो आप, एक G20 भी है। तो G20 को और G7 को कंपेयर करोगे तो G20 बहुत बड़ी एक ब्लॉक बन गई है, ब्लॉक बन गई है G20। तो G20 का भी इंपॉर्टेंस G7 के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। इसमें बड़ी-बड़ी कंट्री, इसमें चाइना भी है, इसमें इंडिया भी है, इसमें सारे कंट्री इसमें इंक्लूडेड है। तो जी7 केवल वेस्ट का है, समझ गए? तो अब क्या है, तो अब ये देख रहा है जी7 कि भाई यदि हमको अपने रेलेवेंस रखना है, यदि वेस्ट का डोमिनेंस रखना है, तो एक्सेप्ट चाइना जो भी डेवलपिंग कंट्री है, उसको हम अपने साथ मिलाएँगे, अपने साथ लेके आएँगे और उनको भी अपने साथ रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम एक मजबूत पोजीशन में रहेंगे, हमारा थोड़ा-सा और डोमिनेंस बढ़ेगा। समझ गए? तो इस तरीके से है। अब मीटिंग इनका क्या होगा? मीटिंग इसी पे होगा भाई, क्लाइमेट चेंज है, उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। इकॉनमी में देखेंगे जो भाई किस तरह से नया जो आया है, जैसे कि क्रिटिकल मटेरियल है, उस पे बात होगा। जो रेयर अर्थ मटेरियल जो होता है उस पे बात होगा, जिसमें कि सेमीकंडक्टर हो गया, चिप हो गया, इस पे बात होगा। फिर इस पे बात होगा कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से रेगुलेट किया जाए कि इसमें इसको हम खुलेआम छूट नहीं दें, क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकता है, समझ गए। और बात करेगा तो अभी रशिया यूक्रेन पे बात करेगा, क्योंकि यदि देखोगे तो जो यूरोपियन है, जो है यूरोपियन के लिए यूक्रेन को तो सपोर्ट करना उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो रशिया यूक्रेन पे बात होगा, गाजा पे भी बात हो सकता है, गाजा और इजराइल और उस पे फिलिस्तीनी पे भी बात हो सकता है, ठीक। तो इसी सब पे इसमें बात होगा, समझ गए। तो ये अपने आप को एक स्ट्रांग बनाने के लिए धीरे धीरे मतलब डेवलपिंग कंट्री को भी, अपने डेवलपिंग कंट्री वो कंट्री जिसका कि वर्ल्ड में एक अच्छा जो आने वाले टाइम में बहुत मतलब एक वर्ल्ड में एक सुपर पावर की पोजीशन में हैं अभी वर्ल्ड में, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है ये, साथ में लाने की कोशिश कर रहा है। तो 2019 के बाद से देखोगे कि हर एक जी7 मीटिंग में इंडिया को अपने साथ मतलब हर एक मीटिंग में बुलाता था, ठीक, और लेके आता था, समझ गए। तो क्यों? क्योंकि एक बट पड़े, एक मजबूती थोड़ा सा दिखाए वर्ल्ड में, समझ गए। अब देखिए मेन, अभी जो जी7 में थोड़ा सा लेट हो गया है, जी7 में इंडिया के बारे में ये कहा जा रहा था इस बार देगा, मतलब मतलब इंडिया को अपने साथ लेके आएगा कि नहीं आएगा, अब इंडिया को जी7 में बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, ये एक बात चल रही थी। इसके पीछे क्या रीजन था, कनाडा में देखोगे तो ये ट्रूडो था ना, ट्रूडो के टाइम में क्या हुआ था, ट्रूडो अपने लोकल पॉलिटिक्स के चक्कर में, क्योंकि यदि कनाडा का पॉपुलेशन देखोगे तो वहाँ पे 3-4% वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिख है, सिख पॉपुलेशन है। तो 4% सिख पॉपुलेशन है, इसमें आप पूरे नहीं कहोगे, लेकिन कुछ जो एलिमेंट है ना यहाँ पे, कुछ एलिमेंट है जो खालिस्तान है, खालिस्तानी है यहाँ पे कुछ। तो तो उस खालिस्तानी को वो सपोर्ट कर रहा था। एक खालिस्तानी जो वहाँ पे था, निज्जर निज्जर का पता नहीं उसका मर्डर हो गया, तो उसका डायरेक्ट इंडिया को ब्लेम कर दिया, जो इंडिया का एजेंसी है वही मरवाया, ये किया है। तो वो क्योंकि वो पेसिफाई करने के लिए, वहाँ का जो सिख वोटर था ना, उसको दिखाने के लिए जो वी आर विथ, हमारे लिए तुम कितना इंपॉर्टेंस रखते हो, तुम ही हो, तो वो अपने लोकल पॉलिटिक्स के चक्कर में ये कर दिया, तो उससे इंडिया का रिलेशन थोड़ा सा बिटर हो गया था,
ट्रूडो के टाइम में। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो न्यू गवर्नमेंट आया है, तो वो रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक। दूसरा चीज़ है जो ट्रम्प का मुंह फुला हुआ है कब से, जब से उसने बोला कि हमने हमने दोनों के बीच में शांति, इंडिया पाकिस्तान के बीच में शांति करा दी, लेकिन इंडिया बोला कि नहीं नहीं भाई, हम तुम्हारे कहने पे नहीं करते हैं। तो ट्रम्प का भी मुंह फुला हुआ था थोड़ा सा उस टाइम से। क्योंकि देखोगे ये ट्रम्प का मुंह फुला हुआ कैसे पता लगेगा, क्योंकि अलग टाइप से ये टैरिफ वेरिफ हमेशा हमेशा इंडिया के ऊपर लगा रहा है, जैसे स्टील का, स्टील पे भी हमेशा लगाता रहता है टैरिफ। तो मुंह एक फुला हुआ है। तो इसमें थोड़ा बात चल रहा था, जब बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। लेकिन आप यदि देखोगे यूरोप में, तो यूरोप के जो 4 कंट्री है उसका अभी इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है। कम बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो ये बोला होगा जब भाई नहीं, विदाउट इंडिया कैसे होगा, तब इंडिया को बुलाया गया। तो सही है, G7 है, देखेंगे अब इसमें क्या होता है। बट थैंक यू फॉर इट वॉचिंग।